हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे संसाधनों के संरक्षण के बारे में। तो हम यहाँ देख रहे हैं खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपरिचित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रॉपर्टी का 1%। जिन खनिजों व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका उपभोग शीघ्रता से कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा नवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों की सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन का संरक्षण या ऊर्जा संसाधन क्या है। तो ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत तथा ताप विद्युत सम्मिलित होते हैं। आगे हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा सम्मिलित किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी के उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है।
लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, एक एक करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट है कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों के संपीड़न से होता है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, वह भी एक कोयला का एक प्रकार है। हम आगे बताएंगे कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो पीट उनमें से एक प्रकार है जो बिल्कुल ही निम्न कोटि का कोयला होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जिसमें कम कार्बन, यानी पीट के बारे में बता रहा है कि पीट में कम कार्बन होता है, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। शोधन कार्यों में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो इस प्रकार कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। आगे हम देखते हैं कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युग शैलों के क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिनकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, ये प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, साथ ही साथ झारखंड के झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार हमने बताया टर्शियरी कोयला, यह टर्शियरी कोयला क्षेत्र स्थूल पदार्थ है, जिसका
प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट की ही स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद आता है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण क्षेत्रों या उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहां डिगबोई, नहरकटिया और मोरन भूगर्जन इस राज्य के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक गैस के बारे। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। जो हम लोग एलपीजी का प्रयोग करते हैं, जिसका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो यही प्राकृतिक गैस है। एलपीजी में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और संदिग्ध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल संपूरित क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार समूह भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। (1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य
में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, के प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं विद्युत के बारे में बताते हैं। तो विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी भी ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्युत नहीं पहुंच पाया होगा तो वह बिल्कुल ही अविकसित होगा, बिल्कुल पिछड़ा हुआ होगा। यानी सबसे पहले यदि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहला ध्यान आता है विद्युत का कि यहाँ विद्युत है अथवा नहीं है, वहाँ सप्लाई है या नहीं है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक प्रवाही जल से जो हाइड्रोजन टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और दूसरा अन्य ईंधन चला करके जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। लेकिन एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी हो जाती है, चाहे वह जल विद्युत हो अथवा ताप विद्युत। अब आगे कहता है कि तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में DVC कहा जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और कोपिली हाइडल परियोजना इत्यादि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधनी का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपके राज्य में विद्युत गृह की जानकारी, विद्युत कहाँ उत्पन्न किया जाता है या उसका प्रोजेक्ट कहाँ पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता पैदा कर दी। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करती है। अतः नवीकरण योग्य संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत में धूप, जल तथा जीवभार संसाधनों में समृद्ध है। भारत में पर्यावरणीय
नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने में प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखा सकते हैं। आगे हम देखते हैं सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति कर सकेगी। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हम इस चित्र में देख रहे हैं पवन ऊर्जा को किस तरह से विकसित किया जाता है। यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं पवन चक्की दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे ज्वारीय ऊर्जा के बारे।
ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से उत्पन्न होता है, जो महासागर के तरंगों में उत्पन्न होता है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पर बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं अवस्थित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, और हो सके तो अपने कॉपी में नोट्स बना लें, ताकि समय पड़ने पर आप उस नोट्स का अध्ययन करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।